नमस्कार दोस्तों, आधार एक्सेस अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टॉपिक में आपको भौगोलिक संरचनाओं में हिमालय के बारे में बताया गया था। आज बात करेंगे जो रेस्ट ऑफ द पार्ट इन ऑफ इंडिया, जो बचा हुआ पार्ट इंडिया का है, उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए प्रायद्वीपीय पठार। ये जो भाग आपको भारत के नक्शे में नीचे दिखाई देता है, प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें लिखिए कि प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यह राजस्थान से कुमार अंतरीप तक, यह राजस्थान से कुमारी अंतरीप तक लगभग 1700 किलोमीटर तथा राजस्थान से कुमारी अंतरीप तक 1700 किलोमीटर तथा गुजरात से पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक 1400 किलोमीटर तक विस्तृत है। महत्वपूर्ण चीज है इसकी कि नर्मदा नदी का भ्रंशन इस पठार को दो असमान भागों में बांटती है। नर्मदा नदी का भ्रंशन इस पठार को दो असमान भागों में बांटता है। ठीक है, अब बात करें इसके प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आगे। तो इसकी मध्यवर्ती उच्च भूमियां कौन सी हैं, जहां पर्वत जैसी संरचनाएं है या ऊंचाई है? तो अरावली की श्रेणी, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, मालवा का पठार, बुंदेलखंड की उच्च भूमियां। ये क्या है? मध्यवर्ती उच्च भूमियां हैं इसकी मेन। ठीक है, विंध्याचल और बघेलखंड का जो क्षेत्र आता है, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, वो सब क्या है? इसकी मध्यवर्ती उच्च भूमियां हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है सारी। इसमें मेन जो है उनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि अरावली हुआ, सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, दंडकारण्य तेलंगाना जो दक्कन के पठार के भाग हैं, पश्चिमी पठार घाट हुआ आपका, पूर्वी घाट हुआ। तो मध्यवर्ती उच्च भूमियों में सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली श्रेणी की। कौन सी? अरावली श्रेणी। तो यह जो श्रेणी है, ये पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक फैली हुई है। कहाँ कहाँ? पालनपुर गुजरात लिख लीजिए। यह श्रेणी पालनपुर गुजरात से होकर, पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। जो सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है वो रखना है कि अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो उसका नाम है गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर। यहां हम थोड़ा क्या है, सेलेक्टिव हो जाएंगे। जो मेन चीज है वो आपको बताई जाएंगी। तो अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। और ये आबू की पहाड़ियों में स्थित है। क्या है? आबू की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज आपको मेन याद रखनी है। क्लियर? अब बात करते हैं मालवा के पठार की। मालवा के पठार की, तो मालवा के पठार में जो आपको मेन चीज याद रखनी है वो रखनी है कि इस पठार के उत्तर में, इस पठार के उत्तर में चंबल नदी, चंबल नदी अवनलिका अपरदन करती है। अवनलिका अपरदन कौन सी नदी करती है इस पठार के उत्तर में? चंबल नदी। मेन लाइनें जो है केवल वो लिखते जाइए, बाकी डिटेल आपसे नहीं पूछी जाएंगी एग्जाम में। अगला लिखिए बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्याचल। बुंदेलखंड डैश बघेलखंड डैश विंध्याचल। तो मालवा पठार के उत्तरी भाग को बुंदेलखंड लिखो। मालवा पठार के उत्तरी भाग को बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड कहा जाता है। बुंदेलखंड पठार नीस चट्टानों से निर्मित है।
बुंदेलखंड पठार नीस चट्टानों से निर्मित है। ठीक है। मालवा के पठार के दक्षिणी सिरे से, मालवा के पठार के दक्षिणी सिरे से विंध्याचल या विंध्याचल या विंध्य श्रेणी लगभग 1050 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। ठीक है, यहां तक क्लियर। इनसे जो नदियां हैं उनके बारे में, जब नदियों वाला टॉपिक हम डील करेंगे तो वहां पर चर्चा और करेंगे। ठीक है, एक चीज और इसमें लिख लीजिए कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा जबलपुर के निकट, नर्मदा जबलपुर के निकट धुआंधार प्रपात, धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है, झरना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि छोटा नागपुर का पठार। इसमें क्या याद रखना है आपको? तो इसमें जो आपको याद रखना है वो मेन याद रखना है कि इसका जो विस्तार है बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। महत्वपूर्ण है इसलिए थोड़ा लिख लीजिए। इसका विस्तार बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। महानदी, स्वर्णरेखा, सोन व दामोदर। कौन कौन सी? महानदी, स्वर्णरेखा, सोन व दामोदर इस पठार की मुख्य नदियां हैं। इस पठार का में ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की प्रधानता है। इस पठार में ग्रेनाइट और नीस पदार्थ चट्टानों की प्रधानता है। इस पठार को भारत का रूर कहा जाता है। इस पठार को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, अब जो अगला लिखना है वो लिखिए आप दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यह त्रिभुजाकार पठार है। यह त्रिभुजाकार पठार है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों, पूर्वी या ऐसे लिखिए, यह पठार पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों, सतपुड़ा, मैकाल तथा राजमहल पहाड़ियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा, मैकाल तथा राजमहल पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, इसके बाद दक्कन वाली श्रेणी पे चलते हैं। तो पहले बात करते हैं इसमें, अगला आप सीधे लिखते जाइए, उन्हें छोड़िए, आप सीधे लिखिए सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी महत्वपूर्ण है। यह नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के, यह नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की घाटी के मध्य स्थित है। इस श्रेणी में राजपिपला पहाड़ियां, राजपिपला राजपिपला पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां तथा मैकाल श्रेणी सम्मिलित है, तथा मैकाल श्रेणी सम्मिलित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है सतपुड़ा की? तो याद रखिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कीजिएगा, धूपगढ़। ये धूपगढ़ कहां पर है? ये धूपगढ़ पंचमणि के निकट, लिख लीजिए, धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमणि के निकट महादेव पर्वत पर स्थित है। यह पंचमणि के निकट महादेव पर्वत पर स्थित है। अमरकंटक, अमरकंटक मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर तथा मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर तथा सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी मुख्य चोटी है। आप इसमें आपको इतना ही याद रखना है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र का पठार। इसमें लिखिए कोंकण तट एवं सह्याद्री,
कोंकण तट एवं सह्याद्री को छोड़कर यह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। यह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, इतना ही इसमें याद रखना है बस मेन। महानदी बेसिन इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। इसकी रचना धारवाड़ शैलों से हुई है। इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। इसकी रचना धारवाड़ शैलों से हुई है। ठीक है, अगला देखिए उड़ीसा उच्च भूमि। उड़ीसा उच्च भूमि गरजात पहाड़ियां उत्कल तट के किनारे स्थित हैं। उत्कल तट के किनारे स्थित हैं। ठीक है, उत्कल तट के किनारे स्थित है। इस उच्च भूमि में मलयगिरी मेघसानी स्थित है। महेंद्रगिरी यहाँ की सर्वोच्च शिखर है। इस पठार का जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। ठीक है, चलिए अगली महत्वपूर्ण दंडकारण्य। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में तेल उदांती सिबरी या सिलेरू नदियां बहती हैं। प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में मलकानगिरी का पठार स्थित है। यहां तक हो गया। अब आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण में जो आपके आएगा उसे लिखिए कर्नाटक का पठार। यह कर्नाटक एवं केरल के कुछ भाग पर स्थित है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पहाड़ियां है उनका नाम है बाबा बूदन। महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? बाबा बूदन। तो लिखिए बाबा बूदन पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर मुलानगिरी है। बाबा बूदन पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर क्या है? मुलानगिरी। इसमें आपको इतना ही जानना है कर्नाटक के पठार में। ठीक है, तमिलनाडु का पठार लिखिए। तो यहां पर क्या है महत्वपूर्ण चीज कि यहां जावादी, शिवराय, कालरायन, पंचमलाई, कौन सी? पंचमलाई की पहाड़ियां पाई जाती हैं।
जावादी एवं शिवराय पहाड़ियों में, जैसे लिखिए जावादी एवं शिवराय पहाड़ियों की रचना, जावादी एवं शिवराय पहाड़ियों की रचना नीस एवं चार्नोकाइट से हुई है। किससे? नीस एवं चार्नोकाइट से हुई है। तमिलनाडु का पठार हो गया, मेन चीज जो आपको जाननी है। इसके बाद आइए पश्चिमी घाट, ये महत्वपूर्ण आइटम है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट बोले तो ये इधर बताया था, ये वाला एरिया है जो पश्चिम का, सॉरी ये पूर्वी है, ये ईस्ट है, और ये वाला जो एरिया है वेस्ट वाला, पश्चिम वाला, उसके बारे में आपको बात करनी है। पश्चिमी घाट, इसे सह्याद्री भी कहा जाता है, इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। यह तापी नदी के मुहाने से, यह तापी नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में, 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। यह क्या है? ब्लॉक माउंटेन है, यह एक अवरोधी पर्वत है, यह एक अवरोधी पर्वत है। अच्छा, इसके भी भाग है, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुवाई है, कालसुवाई, ठीक है। महाबलेश्वर इसकी दूसरी महत्वपूर्ण चोटी है, महाबलेश्वर इसकी दूसरी महत्वपूर्ण चोटी है, जहां से कृष्णा नदी निकलती है। कहां से? महाबलेश्वर से। और दक्षिण सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कद्रेमुख, कुंद्रे मुख, यह दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। दक्षिणी सह्याद्री तक पहुंच गए आप, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत, नीलगिरी पर्वत ग्रंथि, यहां पर नीलगिरी पर्वत ग्रंथि है जहां से ये दोनों मिलते हैं। तो लिखिए पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, कौन सी है? दोदा बेटा। यह दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, यह दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। इसी में देखिए ऊटी, ऊटी का नाम सुना होगा आपने, ब्रैकेट में ऊट कमंक, ऊटी को क्या बोलते हैं? ऊट कमंक, ऊटी, ऊट कमंक, यह नीलगिरी में स्थित है, यह नीलगिरी में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। नीलगिरी जो है, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां है। दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां है? अन्नामलाई की पहाड़ियां है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी तथा भारत का सर्वोच्च ऊंचा शिखर अन्नाईमुडी है, अन्नाईमुडी सर्वोच्च ऊंची चोटी और भारत का सर्वोच्च शिखर, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर पूर्व में, लिखिए अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर पूर्व में पलनी की पहाड़ियों, पलनी की पहाड़ियों तथा
दक्षिण में कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियों के रूप में फैली हुई है। दक्षिण में कार्डेमम, इलायची को बोलते हैं, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियों के रूप में फैली हुई है। कार्डेमम पहाड़ियों के दक्षिण में और नीचे चले जाओ, कोयल की पहाड़ियां हैं। कोयल की पहाड़ियां हैं। एक चीज और लिख लो इसमें, कोडई कनाल, हिल स्टेशन का नाम सुना होगा। कोडई कनाल नहीं सुना तो सुनो, घूम के आओ यहां पर। कोडई कनाल, ये जो कोडई कनाल है ये पलनी की पहाड़ियों में स्थित है। कोडई कनाल पलनी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, इन दर्रों में से कौन कौन से मार्ग गए हैं? तो याद रखना ये उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो लिख लीजिए पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है थाल घाट। थाल घाट, तो ये जो थाल घाट है ये मुंबई, नागपुर, कोलकाता, यहां से कौन सा मार्ग निकलता है? मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग गुजरता है। ठीक है, अगला है भोर घाट। भोर घाट, इन दर्रों का क्रम पूछा जा चुका है यूपीएससी में, क्या करें बताना पड़ता है। भोर घाट, यहां से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई, कौन कौन सा? मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। अगला आता है पाल घाट। पाल घाट, ये कहां से क्या गुजरता है वो याद ना भी रहे तो जो इनके क्रम है कृपया उसको याद रखिएगा। ठीक है, यहां से क्या है? कालीकट, कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, कोच्चि। कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, कोच्चि के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। और इसमें लास्ट है सैनीकूट दर्रा। सैनीकूट दर्रा, यहां से तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को जोड़ता है ये दर्रा। किसको? तिरुवनंतपुरम और मदुरै को। ठीक है, यहां तक क्लियर चीज है। अब बात करते हैं, अगला हेडिंग बनाओ पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, तो इसमें देखो यह महानदी की घाटी से, महानदी की घाटी से नीलगिरी तक, नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण जाने पर पहाड़ियों का क्रम लिखो। शेवराय, शेवराय, जवादी, शेवराय, जवादी, नल्लामलाई, नल्लामलाई, पालकोंडा, नल्लामलाई, पालकोंडा, नीलगिरी, नीलगिरी। ठीक है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, लिख लीजिए। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। 1501 मीटर की ऊंचाई है, ये आपको याद रखनी नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्वी घाट के बारे में आपको इतना ही जानना है। अब बात करते हैं उत्तर के मैदान के बारे में। उत्तर भारत का बीच में मैदान रह गया, हेडिंग बनाओ उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान,
यह मैदान उत्तर में हिमालय यह मैदान उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसका निर्माण सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों या अवसादों से निर्मित है। इस मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 150 से 480 किलोमीटर तक है। 150 से 480 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो इसको बांटा गया है भागों में अलग अलग। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखो, कांप या मिट्टी के निक्षेपों के प्रकृति के आधार पर। कांप के निक्षेपों की प्रकृति, प्रवणता, अपवाह। कांप के निक्षेपों की प्रकृति, प्रवणता, अपवाह आदि के आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भाबर। जान लीजिए, जानने में क्या जा रहा है। यह शिवालिक की तलहटी के सहारे, लिख लो, यह शिवालिक की तलहटी के सहारे सिंधु से तीस्ता नदी तक स्थित है। सिंधु से तीस्ता नदी तक स्थित है। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जिसकी रचना बजरी, कंकड़, पत्थर इत्यादि से हुई है। अधिक सरंध्रता यानी अधिक छेद पाए जाने के पास, संध होते हैं ना, अधिक सरंध्रता के कारण यहाँ छोटी छोटी नदियां विलुप्त हो जाती हैं। यह प्रदेश कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। अगला महत्वपूर्ण लिखिए, तराई। इसमें क्या लिखना है? यह भावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पट्टी है। 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पट्टी है जहां नदियां पुनः प्रकट होती हैं। देखिए भगवान, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम पुराने लेक्चर नहीं देखोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तीसरा है इसका बांगर। ये क्या है? यह पेटी उच्च भूमि या पुरानी कांप के निक्षेपों से निर्मित हुई है। यह पेटी उच्च भूमि या पुरानी कांपों से निर्मित हुई है। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। पंजाब एवं हरियाणा के शुष्क भागों में लवण युक्त सफेद परत वाली बांगर को रेह या कल्लर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बालू के ढेर पाए जाते हैं जिन्हें भूड़ कहा जाता है।
जिन्हें भूड़ कहा जाता है। इसका जो अगला भाग है वो है खादर। खादर यह पेटी बाढ़ के मैदानों की यह पेटी बाढ़ के मैदानों की नवीन कांप से बनती है। नवीन कांप से बनती है। इसकी उपजाऊ शक्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। इसकी उपजाऊ प्रकृति में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। ठीक है। पांचवा भाग है इसका डेल्टा। जब चार पढ़ लिए तो एक कोई क्यों छोड़ा जाए। डेल्टा, तो इस डेल्टा में क्या है? डेल्टाई मैदान मुख्यतः, लिखिए डेल्टाई मैदान मुख्यतः कीचड़ तथा दलदल युक्त होता है। कीचड़ एवं दलदल युक्त होता है। इसमें उच्च भूमियां चार तथा दलदली भूमियां बील कहलाती है। इसमें उच्च भूमियों को क्या कहते हैं? चार तथा दक्षिण दलदली भूमि क्या होती है? बील कहलाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं तटवर्ती मैदानों की। तटवर्ती मैदानों की तो लिखिए, हेडिंग कर लीजिए छोटा सा, तटवर्ती मैदान। दक्षिणी पठार से पूर्वी एवं पश्चिमी तट की ओर, पूर्वी एवं पश्चिमी तट की ओर, अर्थात पूर्वी और पश्चिमी घाट, अर्थात पूर्वी और पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच का तटीय मैदान। ठीक है, तो ये क्या है? तटीय मैदानों में क्या आता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच में जो भूमि है उसके विषय में पढ़ना है। तो पहला इसमें हेडिंग बनाइए, पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, इसमें लिखिए, यह प्रायद्वीप के पश्चिम में, यह प्रायद्वीप के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक 1400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी औसत चौड़ाई 10 से 25 किलोमीटर है एवं सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर एवं सर्वाधिक चौड़ाई 80 किलोमीटर नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मुहानों के निकट पर है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के किनारों के मुहानों पर है या मुहानों के निकट है। यहाँ की अधिकतर नदियां ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। क्या होता है बताएंगे, ये भी अभी लिख लीजिए। ज्वार नदमुख, इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरीज। ठीक है, करती है। इसके दो प्रमुख भाग हैं। पहला है कोंकण तट। कोंकण तट, ये भी पूछता है किस तरफ है ये, पूरब में पश्चिम में। गोवा से लेके मैंगलोर या कर्नाटक, ये कहां तक फैला हुआ है? गोवा से लेके मंगलोर, ब्रैकेट में लिख देना कर्नाटक तक। और दूसरा है मालाबार तट। तो ये मालाबार तट कहां तक है? मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक। तो मालाबार तट के बारे में थोड़ा लिखो कि यहाँ अनेक लैगून और पश्चजल बैक वाटर, लैगून होती है समुद्री खारे पानी की झीलें छोटी छोटी, यहाँ अनेक लैगून तथा पश्चजल या बैक वाटर
पश्च जल मिलते हैं, जिन्हें कयाल कहा जाता है। जैसे अष्टमुड़ी एवं बेम्बुनाथ झीलें। कौन कौन सी? अष्टमुड़ी और बेम्बुनाथ झीलें ठीक है, यहां तक हुआ। अब बात करते हैं पूर्वीय तटीय मैदान। हेडिंग बना लीजिए, पूर्वीय तटीय मैदान। पूर्वीय तटीय मैदान, इसका विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट के सहारे है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट के सहारे है। इसके दो प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से? एक है उत्तरी सरकार तट, और दूसरा है कोरोमंडल तट। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तरी सरकार तट। हुगली तथा कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य यह विस्तृत है। चिल्का झील यहाँ एक प्रमुख लैगून है। चिल्का उड़ीसा में बताई थी ना। चिल्का झील यहाँ एक प्रमुख लैगून झील है। कोरोमंडल तट, यह कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं, छोटा सा टॉपिक और है एक, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। द्वीप समूह। हेडिंग बनाओ, द्वीप समूह। भारत में 247 द्वीप सम्मिलित है। 247। भारत में 247 द्वीप सम्मिलित है, जिनमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में, तथा 43 द्वीप अरब सागर में स्थित है। 43 तथा 43 द्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है, यहां आपको मेन चीजें जो लिखनी है वो आपको इंदिरा पॉइंट हम बता चुके हैं 10 चैनल द्वारा। ये अंडमान ये द्वीप लिख लो। ये द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक है। 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक है। भारत का दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। डंकन पास छोटा अंडमान व बड़ा अंडमान के बीच स्थित है। यहां नारकोंडम एक सुषुप्त तथा बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सैडल पीक अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। यह म्यांमार से कोको जलमार्ग द्वारा अलग होता है।
कोको जलमार्ग द्वारा अलग होता है। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान में इस द्वीप समूह की राजधानी, दक्षिणी अंडमान में इस द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अब लिखिए अरब सागरीय द्वीप या लक्षद्वीप। अरब सागरीय द्वीप लिखिए, अरब सागरीय द्वीप में सबसे पहले लिखिए लक्षद्वीप। इसमें लक्षद्वीप के बारे में कुछ जान लीजिए। अरब सागरीय द्वीपों में लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप है। अरब सागरीय द्वीप में लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप है, जो प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। प्रवाल वृत्ति पढ़ाई थी, तो प्रवाल कहाँ मिलते हैं? यहाँ, जो प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। आंद्रोथ द्वीप, आंद्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, कावारती, कावारती द्वीप पर स्थित है। मिनिकोय इसका दक्षिणतम द्वीप है। मिनिकोय इसका दक्षिणतम द्वीप है। सबसे उत्तर में स्थित द्वीप समूह अमीन दीवी है। सबसे उत्तर में स्थित द्वीप समूह कौन सा है? अमीन दीवी, अमीन दीवी है। ये द्वीप मत्स्य उत्पादन एवं पर्यटन के लिए विख्यात है। मत्स्य उत्पादन एवं पर्यटन के लिए विख्यात है। ठीक है, तो ये बेसिक आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक कुछ और जानना हो इस टॉपिक में तो बताइए। जितना डिटेल्ड था, हो सकता था बढ़िया, उतना आपको दिया गया है। ठीक है, क्लियर। एक चीज और याद रखना, पंपन या क्रोकोडाइल द्वीप लिख लो। पंबन या पाम्बन या क्रोकोडाइल द्वीप, क्रोकोडाइल द्वीप यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो इस टॉपिक में पूर्वी काफी कुछ चीजें आपको पता चली। इसे आज यही रोकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका लेंगे उसमें आपको भारत की नदियों के विषय में चर्चा आपसे करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।